12 फरवरी 2024 जिस दिन डैनियल हगारी, ये नाम याद रखिएगा, डैनियल हगारी आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन 12 फरवरी 2024 को इजराइल के नेशनल टेलीविजन पे आए। पूरे वर्ल्ड ने उनको ब्रॉडकास्ट किया और उन्होंने कहा कि राफा में इजराइल ने 2 होस्टेजेस जो कि वहां के रेजिस्टेंस ने अपने पास रखे हैं उनको छुड़ा लिया। बाद में खबर आती है कि पूरा ऑपरेशन फेक था। आईडीएफ ने वहां किसी को नहीं छुड़ाया था, बल्कि वो एक डील के तहत हुआ था। और उसके साथ साथ डैनियल हगारी ने यह भी कहा था कि हमने 3 हमास के ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। वो भी खबर फर्जी निकली। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कल ये खबर आई, डैनियल हगारी हैज रिजाइंड। डैनियल हगारी ने आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब हम आज ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। हम आपके बीच आज सुबह भी 5 बजे सुबह 8 बजे एक वीडियो हम आपके बीच लाने वाले थे, वो हम नहीं ला पाए। हम धीरे धीरे 3 वीडियो एक दिन में जो हमारा आपसे करार है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दूसरी बात यह है कि जो वीडियोस की लेंथ है उसको लेके हमारे कुछ दर्शकों का कहना था कि वो 10 मिनट के अंदर रहें। हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि जो यूट्यूब के एल्गोरिथम्स हैं उसमें वो खासतौर पे मेरे वीडियोस जो 15 मिनट्स के ऊपर होते हैं उनको वो ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते रहेंगे। अब आते हैं हम विषय पे। विषय देखिए ये है कि इजराइल के अंदर बिखराव हो रहा है, और जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है इजराइल के अंदर बिखराव तेज हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, अभी 2 दिन पहले यानी आज 5 फरवरी है, आज 5 मार्च है। 3 मार्च को अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो जूज हैं उन्होंने इजराइल के शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन किए। तेल अवीव में और भी शहरों में उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, जिसको इजरायली पुलिस ने बड़ी ब्रूटैलिटी के साथ उनका दमन किया। अब वो प्रदर्शन क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि जो नया कंस्क्रिप्शन लॉ इजराइल लाने जा रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि 45 साल के ऊपर लोगों को वो सेना में नहीं भेजते थे, उसको अमेंड करने जा रहे हैं। 45 साल के ऊपर भी लोगों को सेना में भेजा जाएगा। उसके बाद जो सेटलर्स हैं, जो जूविश सेटलर्स हैं, उनके लिए खास तौर पर रियायत थी, लेकिन वो रियायतें अब खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, ये जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो एंटी जायनिस्ट है। देखिए ये एक बड़े ये मतलब जायनिज्म की जो फिलॉसफी है, मेजॉरिटी जूज उसको मानते हैं, इजराइल की वो ऑफिशियल फिलॉसफी है। लेकिन वही बात है कि हिटलर भी क्रिश्चियन था, लेकिन नाजिज्म उसकी आइडियोलॉजी थी उसके स्टेट की। सारे क्रिश्चियन नाजी नहीं थे। उसी तरह से सारे यहूदी या जो जूडाइज्म में बिलीव करते हैं वो सब के सब जायनिस्ट नहीं है, क्योंकि जायनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे नाजिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। और उसमें वो एक धर्म की बात करती, धर्म का सहारा लेती, धर्म का, कल्चर का। जैसे हिंदुत्व हमारे यहाँ है, हिंदुत्व का तो देखिए अब बहुत तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन जो आरएसएस का हिंदुत्व है वो एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, पॉलिटिकल विचारधारा है। वो कहीं से भी किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, और इसीलिए जो बहुतायत सनातन धर्मी हैं वो आरएसएस के हिंदुत्व को नहीं मानते हैं। और जो राम मंदिर बना है और उसके बॉयकॉट को लेके चारों शंकराचार्य जो वेटिकन की तरह हिंदुस्तान में है, चारों शंकराचार्यों ने बॉयकॉट किया। और उसका असर आप इस चुनाव में देख लीजिएगा। जिन लोगों को विश्वास नहीं है कि सनातन धर्मी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं या बीजेपी विरोधी हैं, इस चुनाव में आप असर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब तीसरी बात, जो 2 बातें हमने कही, डैनियल हगारी का रेजिग्नेशन, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स जूस पे एक दमन जो इजरायली पुलिस ने किया। तीसरी बात, आज वो वीडियो आया है कि हजारों की संख्या में जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो इजराइल छोड़ रहे हैं। इजराइल छोड़ रहे हैं, एयरपोर्ट में उनके चित्र आए हैं, वो बिल्कुल टाटा बाय बाय नेतन्याहू को कह के जा रहे हैं। अब देखिए ये तीसरा डेवलपमेंट। चौथी बात जो है कि कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जेनोसाइड बहुत ज्यादा हो गया है, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई गाजा में, इसलिए सीज फायर तुरंत होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप बात का विश्लेषण करिए, क्योंकि अमरीश मिश्रा स्पीक्स का यह भी काम है खबरें देने के अलावा विश्लेषण। और विश्लेषण कैसा? विश्लेषण ऐसा जो आपको आपकी राजनीतिक चेतना को बढ़ाए,
आप जब नेता स्टेटमेंट देते हैं तो उनका जो दोहरापन होता है, उस स्टेटमेंट का जो असली मतलब होता है, और वो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया गया एक अलग तरह से लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म होता है वो अलग होता है, उसको आपके बीच रखना। कमला हैरिस जब कहती हैं कि जेनोसाइड हो रहा है और सिविलियन कैजुअलिटीज गाजा में बढ़ रही हैं, इसलिए सीज फायर होना चाहिए रमजान के पहले, तो वो दरअसल इजराइल पे प्रेशर नहीं डाल रही हैं, वो हमास पे प्रेशर डाल रही हैं। अब ये देखिए, यही बात है, इसी को डायलेक्टिक्स कहते हैं, द्वंद्ववाद कहते हैं, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं, कि आप जब किसी किसी के भी स्टेटमेंट में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़िए, उसको एक संदर्भ में रखिए, तो आपको वो जो स्टेटमेंट है वो उसको एक एक्सपैंड करने में आपको आसानी होगी। और एक कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा तो आपको लगेगा अरे यार, ये हम समझ रहे थे कि ये तो सिंपैथी में बात कर रही है पैलेस्टीनियंस के, लेकिन दरअसल ये हमास को वार्न कर रही है और ये प्रेशर डाल रही है हमास के ऊपर, क्योंकि इस समय देखिए दोनों तरफ प्रेशर है। इजराइल के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है, इंटरनल वहां की सिचुएशन एक्सप्लोसिव है, मैं उसके बारे में और आपको बताऊंगा। डैनियल हगारी कोई बहुत समान आदमी नहीं है जिसका रेजिग्नेशन हुआ, और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूज हैं, अगर भारी संख्या में उन्होंने इजराइल को छोड़ दिया तो इजराइल के पास दुनिया में मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन जो कमला हैरिस का स्टेटमेंट है, ये दिखा रहा है कि हमास को, और दुनिया को दिखा रहे हैं वो, कि देखिए हम कितने लिबरल हैं, हम कितनी चिंता कर रहे हैं गाजा के लोगों की। लेकिन वो हमास से कह रहे हैं कि देखो, ज्यादा दिन तक अगर ये युद्ध चला तो हम भी इस तरह की बात हम कहना बंद कर देंगे, और उसके बाद हमास के पास जो एक हथियार रह जाएगा वो है जनता का हथियार, जो कि अमेरिका और तमाम ऐसे देशों में जनता जो सामने आ रही है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रही है। आपने देखा कि एरोन बुशनेर नाम का अमेरिकन जो सैनिक वायुसेना में जो था, उसने व्हाइट हाउस के सामने अपने को आग लगा ली, सेल्फ इम्युलेट कर दिया, और उसका कहना क्या था कि पैलेस्टीनियन जेनोसाइड के खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। और उसने जलते हुए उसने कहा फ्री पैलेस्टाइन। और सारी बातें, अच्छा, ये वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के सामने उसने किया, आप लोग सब उस खबर को जानते हैं, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। अब उसके बाद की जो पूरी परिस्थितियां आ रही हैं कि अमेरिकन मिलिट्री में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट हो रहा है। इजरायली मिलिट्री का अनरेस्ट एक अलग चीज है जिस पर मैं आऊंगा। अमेरिकन जो फोर्सेस हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, और चाहे वो आर्मी हो, उनमें एक बड़ा अनरेस्ट हो रहा है। और अनरेस्ट किस सवाल पे हो रहा है कि उनका ये कहना है कि हम लोग जैसे जैसे इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, इलेक्शन ईयर आ रहा है, मतलब अभी 2024 के अंत में इलेक्शंस हैं, तो हमें अभी इस तरह के कोई भी जो डिप्लॉयमेंट इराक में है, सीरिया में है, सऊदी अरेबिया में है, हर जगह अमेरिकन बेसेस हैं, हजारों अमेरिकन सैनिक मिडल ईस्ट में हैं, उनको हम वापस बुलाएं। और ये प्रेशर पहली बार अमेरिका के अंदर से आ रहा है, अमेरिका की सेना की तरफ से आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, देखिए, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिकन फौज का कोई ट्रेड यूनियन है, ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ ऐसे पीरियोडिकल्स हैं, जैसे अमेरिकन वेटरन्स में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन वेटरन का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज नॉट वॉर बट इट इज जेनोसाइड। और इस बात को जब एक अमेरिकन वेटरन कहता है, देखिए अमेरिकन सोसाइटी में क्या है कि बहुत सीधा साधा हिसाब है, ये वियतनाम वॉर से चला आ रहा है कि सेना को अगर कुछ कंप्लेन करना होता है तो सेना अपने वेटरन्स के थ्रू करती है। वेटरन मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब कहीं और जगह काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो सेना से संबंधित मुद्दे हैं उन पे वो बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, और उनके एसोसिएशंस भी हैं, और उनके एसोसिएशंस लीगल हैं। तो उसका, और बल्कि जो दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों, उनके एसोसिएशंस का जो व्यू होता है खासतौर पर इलेक्शंस के टाइम, उसकी बहुत उनको कद्र करनी पड़ती है, क्योंकि वोट उनके पास है। तो अमेरिकन वेटरन्स के एक मेजर एसोसिएशन ने इस तरह का बयान दिया, और वो उनके जो स्पोक्स पर्सन है, वो उन्होंने वीडियो भी एक पब्लिश किया सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा इस बात को कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है, और उसमें यूएस कॉम्प्लिसिटी है, और यूएस के नेता जो भी बयान दे दे, ये कमला हैरिस ने जो बयान दिया उसी के आसपास का है, कि यूएस के नेता जो भी बयान दे, सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं वो
यूएस कॉम्प्लिसिटी है। अच्छा, यूएस में देखिए क्या है कि पहली बार यूएस ने 2 दिन पहले 3 मार्च 2024 को एड गिराई बलून से, वो जो अपना कर रहे हैं, जो कुछ और अरब देश भी गुब्बारों से और बलून से एड गिरा रहे हैं। और वो एड कुछ नहीं, मतलब वो एड आप सोचिए, गाजा को कम से कम 70 से 80 हजार ट्रक रोज एड की जरूरत है, और ये एक ट्रक का भी माल ये लोग गिराते नहीं है। तो इसलिए ये एक मजाक है। और एक तरफ कमला हैरिस कह रही हैं कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार अभी भी इजराइल को वैसे ही हथियार दे रही है, और बिल्कुल भी उसको उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो अब क्या है कि देखिए, इसी तरह से घटनाएं और हुई कि जो इजरायली एम्बेसी है, इजरायली एम्बेसी जो अमेरिका में, जिसके सामने एरोन बुशनेल ने सेल्फ इमोलेशन किया, अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया। और एक चीज आपको बताते चलते चलते कि एरोन बुशनेल का जो सेक्रीफाइस है वो यमन में हेल हो रहा है, वो लेबनान में हेल हो रहा है, वो उसको फिलिस्तीनी मान रहे हैं, उसको ईरान मान रहा है, लेकिन उसके अपने देश में उसके बारे में बिल्कुल एक तरह से चुप्पी है, लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। इजरायली एम्बेसी में अभी फिर एक और प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कुछ इजराइल अपने सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स बना रहा था। वो अमेरिकन, मतलब जो वॉशिंगटन में जो इजराइल की एम्बेसी है, उसमें कोई उनका गेस्ट लेक्चरर आया था तेल अवीव से, और उसके सामने लोगों ने, जो एम्प्लॉयज हैं उसमें कुछ अमेरिकन भी हैं, कुछ इजरायलीज भी हैं, उन्होंने खुल के कहा कि वी विल नॉट सपोर्ट द मेकिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट द पीपल ऑफ गाजा। हम कोई भी इस तरह की चीज हम नहीं सहेंगे, या हम उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो गाजा के सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया आइए, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतना वो एक्सट्रीम हो गए इसराइल के सपोर्ट में कि उन्होंने UNRWA, जो यूएनओ की एड एजेंसी है, जो लगातार लंबे समय से 20-25 सालों से पैलेस्टाइन में बहुत सारे एड अपने कार्यक्रम चला रही है, उसको फंड करना बंद कर दिया जब से इसराइल ने कहा कि UNRWA के कुछ एम्प्लॉयज हमास में हैं। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा, जिसको कहीं भी कोई प्रूव नहीं कर पाया। और अब लेकिन इस बहाने से कई, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका ने भी कुछ हद तक UNRWA को एड अपनी कर्टेल कर दी है इस बात पे। अब इसके पीछे की साजिश क्या है? इसके पीछे की साजिश ये है कि UNRWA को इररेलेवेंट किया जाए, उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। ये लोग क्या चाहते हैं कि गाजा में युद्ध हो, जो हो सो हो, और जितना हम लोगों को मार सकें, डिस्प्लेस कर सकें, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हमास के साथ समझौते में जाना पड़ा, और एक लंबे समय का समझौता वो हुआ, मान लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद देखिए अगर समझौता होता है तो लंबे समय का ही होगा, क्योंकि इजराइल की जनता इसके लिए अब तैयार नहीं है कि अब सालों युद्ध चले, कि मतलब आने वाले 10 साल तक युद्ध चलता रहे। इस तरह की कोई स्थिति वो लोग अभी टॉलरेट करने की सिचुएशन में नहीं है। इसलिए अगर जो अमेरिका और इजराइल का ये की सोच है कि अगर युद्ध बंदी होती भी है तो युद्ध बंदी ऐसी हो जिसमें हम एड जो गाजा में आती है उसको हम पूरी तरह से बंद कर दें। जो इंटरनेशनल एजेंसीज एड भेजती हैं उनको हम पूरी तरह से बंद कर दें, जिससे क्या होगा कि गाजा अल्टीमेटली कहाँ से उसको सहायता मिलेगी? अरब देशों को ऑलरेडी हमने रोक रखा है, बाकी सब जगह हमारा इन्फ्लुएंस है ही। और अगर हम इंटरनेशनल जो UN की एजेंसीज हैं उनको भी हम बंद कर देंगे, तो फिर UNRWA और पैलेस्टीनियन क्रेसेंट जैसे जो, और रेड क्रेसेंट जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिकल हेल्प देते हैं, वो कहाँ से उनको फंड, अगर उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो वो कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। और वैसे ही गाजा के लोगों को एक लंबे समय में थका के, घिसा के उनको हम मजबूर करेंगे इस इलाके को छोड़ने के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो मॉस्को में हमास के फैक्शंस की मीटिंग हुई, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं बार बार एक वीडियो भी मैंने बनाया, उसके बाद भी मैंने कहा, मैं तीसरी बार इस चीज को कह रहा हूँ कि जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस की जो मॉस्को में मीटिंग हुई वो बड़ी निर्णायक थी।
और उसने जो है एक एड का भी नया रास्ता खोल दिया है। और ये एड जो है, जिस तरह से इजराइल एक अपना लैंड रूट इजराइल ने बनाया हुआ है, और जो एड रोकने का जो एक रूट अमेरिका ने बनाया हुआ है कि भाई यहाँ शिप्स पहले यहाँ से आती थी, रेड सी से तो आप जा नहीं सकती, लेकिन मेडिटेरेनियन से आती थी, लेकिन मेडिटेरेनियन में भी कुछ पोर्ट्स हैं, उनको ये कह दिया गया है कि आप जो पैलेस्टाइन, मतलब सोचिए अमेरिका एड भेज रहा है लेकिन उसको रुकवा भी रहा है कि कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं मेडिटेरेनियन सी में जहाँ पर ये बात चोरी छुपे अमेरिका ने कहलवाई है कि जो भी एड पैलेस्टाइन के लिए जाए उसको रोक दो। तो ये जो एक पूरी बात है, ये मैं जो कह रहा हूं कि मॉस्को से पैलेस्टाइन ये एक नया रूट बनने जा रहा है, और ये रूट भी अपनी तरह का सेमी ओपन सेमी सीक्रेट ये रूट रहेगा, और जहां से आप ईरान के थ्रू जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, अगर ह्यूमैनिटेरियन एड की बात एक तरफ से रुकती है तो उधर से रशिया से लेके, चाइना से लेके, ईरान से लेके, और उसके बाद फिलिस्तीन पहुंचना लेबनान के माध्यम से कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं, इजिप्ट भी कोऑपरेट नहीं करता है, उसके बावजूद इस तरह का काम संभव है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़ा एक सेक्शन है, बहुत बड़ा नहीं उसको हम कहें, लेकिन वो वोकल है, वो इस बात को कहता है कि हमास युद्ध लड़ रहा है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हालांकि जो वॉर का लॉजिक होता है उसमें देखिए, हमने भी 1857 की लड़ाई लड़ी है, उसमें 25 लाख लोग अवध में मार दिए गए, लेकिन लड़ाई हमने लड़ी और जीती, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमने ख़त्म किया। तो अब सवाल ये है कि ये तो देखिए सिविलियंस को मारना जो भी ऑपरेसर होता है, जो भी साम्राज्यवादी ताकत होती है, उसका काम होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम रेजिस्टेंस को जिंदा रखें, यथासंभव हम सिविलियंस की मदद पहुंचाएं, लेकिन सिविलियंस जो मारे जाएंगे उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है जो मार रहे हैं और जो दुनिया में ये ड्रामा करते हैं कि हम देखिए इन लोगों के पक्ष में हैं जो मारे जा रहे हैं, जो लोग ड्रामा कर रहे, यानी अमेरिका जैसी ताकत। तो ये जो एक स्टैंड है, इस स्टैंड के तहत हमास और पैलेस्टीनियन फैक्शंस लड़ रहे हैं। फिर भी इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि एड वाली बात की, गाज़ा में अगर वहाँ से एड नहीं पहुँच रही है तो भाई हम कोई ऑल्टरनेटिव उसका इंतज़ाम करें, उन्होंने भी इंतज़ाम किया है। ये बात पहली बार कोई चैनल आपके सामने इस बात को रख रहा है। तो ये देखिए साथियों, कुछ ऐसी बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी, कुछ ऐसे अपडेट्स थे जो आप तक पहुँचाने थे। आज शाम को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसमें आपको एक अनोखी कहानी सुनाऊँगा, और वो अनोखी कहानी वैली ऑफ द थीव्स। वैली ऑफ द थीव्स ये बिल्कुल फिल्म की जैसी कहानी है, लेकिन असलियत है, असलियत में ये हुआ था। और कल इसके यानी 4 मार्च 2024 को इस घटना के, जो 4 मार्च 2002 में घटी थी, 22 साल हो गए, उसकी 22वीं एनिवर्सरी थी। वो एक बहादुरी की कहानी है, एक टर्निंग पॉइंट है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में। आज जो हम हमास की कामयाबी देख रहे हैं, उसकी नींव उस दिन पड़ी थी, और उसकी पूरी कहानी मैं आपको लेके आज शाम 8 से 8:30 बजे जो वीडियो रिलीज़ करूँगा उसमें दूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।